हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये बताने वाली हूँ कि जो कंट्रोल यूनिट हम यूज करते हैं वो कंट्रोल यूनिट कितने टाइप की हो सकती है और उस टाइप में से स्पेसिफिकली हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के बारे में या उसके डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है कि एक कंप्यूटर में रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरीज होती हैं और उन रजिस्टर्स में जो भी डेटा सेव होता है उस डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए एक कंट्रोलिंग पावर होती है। वो कंट्रोलिंग पावर कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। वो कंट्रोल यूनिट ही सिग्नल्स जनरेट करता है, स्टेटस सिग्नल जनरेट करना या कैरी आ गई है इसके बारे में बताना, या कोई साइन बिट जनरेट हो गई है या कहीं पर सारी वैल्यूज 0 हो गई हैं यानी रिसेट हो गया है, तो ये सारे सिग्नल जनरेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट ही रेस्पॉन्सिबल होती है। तो कंट्रोल यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंट्रोल यूनिट दो टाइप की बनती है या उसको कैटेगराइज करा जा सकता है 2 मेजर कैटेगरीज में, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का मतलब है कि हमारे पास में एक हार्डवेयर होगा, उस हार्डवेयर में हमने सोल्डरिंग करके आपस में वायर्स को यूनिट से कनेक्ट करा होगा और उन यूनिट से कनेक्ट करने के बाद में हम अपनी कंट्रोलिंग अचीव कर रहे हैं। तो एक बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट इनिशियल सीक्वेंस के जो भी माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उन माइक्रो ऑपरेशंस के लिए जो भी सिग्नल जनरेट होने होते हैं, कोई भी मतलब आप एडिशन करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने होते हैं कंट्रोल यूनिट उन कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है। तो आप अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या हो गई? कई सारी यूनिट्स ली या छोटे छोटे कंपोनेंट्स लिए और उसको सोल्डर करके आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने छोटे छोटे कंपोनेंट को मैनुअल वे में एक चिप के ऊपर माउंट किया हुआ है। तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट कौन कौन से यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करती है, मतलब चिप पर हमने कौन कौन से डिवाइसेस को, छोटी छोटी डिवाइसेस को माउंट किया है और कनेक्ट किया है। वो डिवाइसेस हैं बेसिकली एफएसएम। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बेसिकली एक मेथड है जिससे हम कंट्रोल जनरेट करते हैं। किसके जरिए कंट्रोल जनरेट करते हैं? एफएसएम के थ्रू। फाइनाइट स्टेट मशीन, आप लोगों ने फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ा होगा सीक्वेंशियल सर्किट में। तो सीक्वेंशियल सर्किट में फाइनाइट स्टेट मशीन में आपने देखा होगा कि हम काउंटर्स या फ्लिप फ्लॉप आपस में कनेक्ट करके एक स्टेट मशीन बनाते हैं जो कि एक प्रॉपर एक सिग्नल जनरेट करने के लिए एक डिवाइस होती है। ये फ्लिप फ्लॉप से ही मिलकर बनी होती है। तो फ्लिप फ्लॉप के अलावा इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्लॉक सिग्नल के थ्रू, फ्लिप फ्लॉप के थ्रू और डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट है, इनके थ्रू पूरा एक सर्किटरी ड्रॉ करनी होती है। तो इट इज बेसिकली मेड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, जो कि मैंने कहा आपसे फिजिकली कनेक्टेड होती है वायरिंग के थ्रू। तो फिजिकली कनेक्ट करता है कंपोनेंट्स को, और ये कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के? मेनली फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं? लॉजिक गेट जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और डिकोडर्स। इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर्स भी इसी में काउंट होते हैं। तो इसी वजह से ये क्योंकि आपस में वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसे हार्डवायर्ड कहा जाता है। ये याद रखने लायक है, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी डिवाइसेस को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो आप मैक्सिमम कितना बड़ा नेट बना सकते हैं, कितना बड़ा जाल बना पाएंगे उन छोटी छोटी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम कम से कम इंस्ट्रक्शन सेट को हैंडल करने के लिए ही हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट करते हैं। जब हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना होता है तो हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट प्रेफर करते हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है वो कम होता है, इसीलिए इसे रिस्क टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट को हैंडल करने के लिए ही हमेशा कॉल किया जाता है। अब एक कंट्रोल यूनिट कैसी दिखती है? हार्डवायर्ड टाइप की। तो हार्डवायर्ड टाइप की कंट्रोल यूनिट ऐसे दिखती है। इस कंट्रोल, ये ही बेसिक्स कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट है। इसमें जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी में जो भी डेटा होता है उस पर ऑपरेट करने के लिए यानी माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो सिग्नल चाहिए होते हैं
वो सिग्नल ये कंट्रोल यूनिट देता है। इसमें आप देख रहे हो ये इस ब्लॉक डायग्राम में, इसमें 2 डिकोडर लगे हुए हैं, 3:8 डिकोडर और 4:16 डिकोडर लगा हुआ है। इसके अलावा क्या लगा हुआ है, एक सीक्वेंस काउंटर लगा हुआ है। ये सीक्वेंस काउंटर क्या करता है, सीक्वेंस काउंटर का काम होता है स्टार्टिंग में सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को रिसेट यानी 0 पे कर देते हैं। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा होगा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे क्लॉक पल्स T0 से T1, T2, T3 ऐसे पहुंचती जाती है, वैसे वैसे सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1, 2, 3 इंक्रीमेंट हो जाती है। और यहां पर नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स लगे रहते हैं यहां पर कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम जब मेमोरी से रीड करते हैं तब क्या होता है, वो कहां पे प्लेस रहता है वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से रीड कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इसकी पोजीशन हमने कॉमन बस सिस्टम में देखा था, कॉमन बस सिस्टम में इसकी पोजीशन अपनी बनी हुई थी। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में, 12 to 14 जो बिट्स हैं वो ऑपरेशन कोड की बिट्स हैं, 0 to 11 एड्रेस बिट या ऑपरेंड है, और एक थर्ड पार्ट है कौन सा, 15th बिट। ये 15th बिट किसके लिए होती है, ये 15th बिट रहती है एड्रेसिंग मोड को शो करने के लिए कि वेदर इट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड विच इज डिनोटेड बाय आई। अब यहां पर 12 to 14 जो बिट्स होती हैं इस वाले डिकोडर की, ये 12 to 14 बिट्स को हम डिकोड किसकी हेल्प से करते हैं, 3:8 डिकोडर से। कैसे, 3 बिट्स हैं तो 2⁻³ यानी टोटल कितनी लाइंस हो गई, 8 लाइंस, यानी 3:8 डिकोडर, यानी कितने ऑपरेशनल कोड जनरेट करेगा ये टोटल 8। कहां से लेकर कहां तक, D0 से लेकर D7 तक। अब ये जो ऑपरेशन कोड होंगे इनको हम बाइनरी वैल्यू के इक्विवेलेंट ही रख रहे हैं, जैसे 0th लाइन है तो D0, 7th लाइन है तो D7। इनको कहां पर दे देते हैं, कंट्रोल लॉजिक गेट के अंदर। इससे ये डिसाइड करता है कि इस टाइम पर D0 लाइन आ रही है तो पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है, D2 लाइन आ रही है तो कोई और ऑपरेशन करना है, तो ये डिसाइड करता है। अब यहां पर बिट नंबर 15 का जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या करेगा, जब 0 या 1 देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि डेटा को डायरेक्ट एड्रेस करना है या फिर इनडायरेक्ट वे में डेटा को पिक करना है, कहां से, मेमोरी से। जो 4 बिट सीक्वेंस काउंटर है, ये 4 बिट सीक्वेंस काउंटर कहां से लेकर कहां तक काउंट कर सकता है, 4 बिट्स है यानी 2⁴ 16, यानी टोटल 0 से लेकर 15 तक ये क्या कर सकता है, सीक्वेंस काउंटर बाइनरी नंबर को काउंट कर सकता है। अब जो आउटपुट होता है काउंटर का वो डिकोड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ T0 थ्रू T15। ये क्या है, आपके टाइमिंग सिग्नल। और जो इंटरनल लॉजिक होता है लॉजिक गेट का, ये हमने यहाँ पर ड्राइव नहीं करा है, हम इसको समझ के मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर की डिटेल्स को हम आगे की यूनिट्स में डिस्कस करें। फिलहाल यहाँ पर जो सीक्वेंस काउंटर है इसको इंक्रीमेंट या क्लियर किया जा सकता है सिंक्रोनसली। सिंक्रोनसली मतलब इंक्रीमेंट और क्लियर एक ही क्लॉक पल्स जैसे ही प्रेस करेंगे सो ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और क्लियर भी साथ में। ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट किया जाता है, जो 4:16 डिकोडर है इसके बिना नॉलेज में लिए, यानी कि पहले से ही इसे क्लियर मोड में रखा जाता है। कभी ना कभी एक बार तो काउंटर को क्लियर करने की जरूरत ही पड़ती है। क्यों, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमें रन करना पड़ता है। मान लो एक इंस्ट्रक्शन रन करा तो एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए मल्टीपल क्लॉक सिग्नल्स चाहिए। जब वो इंस्ट्रक्शन रन हो गया तो वो फिर से रिसेट करेगा और 0 से स्टार्ट होके फिर से दूसरे इंस्ट्रक्शन को चलाएगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन ऑपरेट हो जाएगा, फिर थर्ड। तो कभी ना कभी एक बार तो काउंटर को 0 पे क्लियर करना ही पड़ता है। उसके बाद अगली एक्टिव क्लॉक पल्स यानी टाइमिंग सिग्नल T0, T1, T2, T3 जनरेट हो जाते हैं। इस चीज को हम चाहें तो कुछ वेवफॉर्म के थ्रू भी हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का डायग्राम बना दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत आसान है। पहली चीज एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि
वायरिंग के थ्रू अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी स्पीड फास्ट रहती है छोटे सर्किटरी में, तो ये फास्टर है क्योंकि कंट्रोल सिग्नल एक तो हार्ड वायर्ड है, दूसरा कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू जनरेट होते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू जनरेट होने की वजह से ये होता है कि वहां पर क्लॉक पल्स ना देने से वो फास्ट प्रोसेस काम करता है। दूसरा, यहां पर कोई भी डिले नहीं रहता, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस होने का चांस नहीं रहता, इसलिए परफॉर्मेंस इसकी हाई रहती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? अगर मैं इंस्ट्रक्शन सेट का एक बिट भी बढ़ाती हूं तो वो 2 के रेशियो में बढ़ेगा, यानी 2 की जगह अगर मैं 2 लाइंस के लिए, ऑपकोड के लिए, ऑपरेशनल कोड के लिए अगर जनरेट करती हूं मैं इस कंट्रोल यूनिट को, तो पहले 2 यानी टोटल 8 ऑपरेशन होते थे, अब 2 यानी 16 ऑपरेशन होंगे। तो सोचिए हार्ड वायर्ड में आपस में कनेक्शन करने के लिए सर्किट में वायर्स कितने सारे एनहेंस हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। दूसरा, एक बार मैंने कोई प्लानिंग करके सोल्डरिंग कर दी कि ये वायर यहां से यहां कनेक्ट होगा, अब दोबारा से नए इंस्ट्रक्शन आ गए तो एक प्लानिंग फुलफिल हो पाएगी? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन यहां पर ऐसे केस में बहुत ही टफ, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। आगे की वीडियो में मैं आपको हार्ड वायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, जो कि बहुत प्रोमिनेंट, बहुत जनरल क्वेश्चन है, जो कि ज्यादातर एग्जामिनेशन में आता है, ये वाला भी और जो मैं आगे बताऊंगी वो भी। तब तक के लिए थैंक यू।